दोस्तों जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई को छूने की, किनारों पर तो बस शुरुआत होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपीएस लर्निंग पॉइंट पर। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन को लेके। सबसे पहले आपको इसमें ये जानना है कि प्रिज्म का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तन बाद में जानेंगे, यानी कि अपवर्तन किसे कहते हैं, जबकि मैं अपवर्तन आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, रास्ता भटक जाता है। उसी प्रक्रिया के लिए हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया ना, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रिज्म, क्योंकि एक शब्द आया है यहाँ पर प्रिज्म, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। अब प्रिज्म क्या होता है, तो देखो प्रिज्म जो है वो दो त्रिभुजों का और तीन आयतों से मिलकर बना होता है। चलिए मैं आपको एक सुविधा के लिए संभल के समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने देखो इसको ले रखा है, ये एक मेरे पास सादा कागज़ है और ये एक हमारे पास है ये छोटी सी डायरी। अब मैंने इसको इस प्रकार से रख दिया, इस प्रकार से रख दिया। तो देखो एक तो ये साइड और एक ये साइड, एक ये साइड, अरे भाई संभल के रख जा, एक ये साइड और एक ये साइड और एक इसकी नीचे वाली साइड यानी कि ये, ठीक है। तो ये तो दो, एक ये आयत हो गया और एक ये आयत हो गया और एक नीचे आयत हो गया। तो तीन तो आयत हो गए और एक देखो ये सामने आपके त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज हो गया, और एक जस्ट इसके पीछे वाला त्रिभुज यानी कि ये त्रिभुज हो गया, है ना। तो आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि प्रिज्म जो है वो कैसा बना होता है। तो कांच के स्लैब के आकार का बना होता है ये त्रिभुज। अब मान लो मैं इसके लिए बिल्कुल ऐसे करके रखूं तो ये पूरे त्रिभुज में फिट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीज़ आपके लिए। तो अब आपने जान लिया होगा कि प्रिज्म कैसा होता है। तो प्रिज्म कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो कांच के अलग अलग उसके स्लैब होते हैं जो एक दूसरे पे टिके हुए होते हैं। अब होता क्या है कि प्रकाश इससे होकर गुजरता है तो वो अपने विचलित हो जाता है। उसी घटना को हम कहते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब हम समझते हैं इसको इस चित्र के माध्यम से। देखिएगा, चौक ले लूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, ये प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है। और ये प्रिज्म का जो, जैसे कि एक कांच का टुकड़ा इधर रखा हुआ है ऐसा, तो यहाँ से ये ए एंगल बन गया। एक ये यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका बी एंगल बन गया। एक यहाँ पर है ये तो यहाँ पर आपका सी एंगल बन गया। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखो एक प्रकाश की किरण ये गई तो हम इसे बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, ये है आपकी आपतित किरण। और यहां से ये किरण गई है तो इस किरण के लिए सीधा जाना चाहिए, जैसे कि प्रकाश का नियम कहता है। प्रकाश का नियम ही कहता है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखाओं में गमन करता है। तो इस प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए। लो भाई सीधा कर दो इसको, ठीक है। मैं डॉट डॉट लाइन से दर्शा दे रहा हूं सीधा। ये प्रकाश की किरण को इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए, सीधा इस प्रकार से। समझ में आया ना। और यहां से ये निर्गत किरण है, यानी कि ये निर्गत किरण है। और ये क्या है आपका, ये है आपका अविलंब, ठीक है। अविलंब, अविलंब है। और ये भी इसका अविलंब है, यहां पे अविलंब। तो एक अविलंब ये, एक अविलंब ये। तो यहां से जब प्रकाश की किरण जाएगी, अब देखो यहां पर जो बाहरी साइड है ना वो एक अलग माध्यम है, पहला माध्यम है। तो ये माध्यम अब जा रही है कांच में, यानी कि वायु से कहां पर जा रही है, कांच में। तो यहां पर ये इसका अविलंब है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि अपवर्तन के नियम में आपने पढ़ा। तो देखो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि प्रकाश की किरण को ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वह सीधी ना जाकर क्या हुआ, अविलंब की ओर झुक गई, ठीक है। ऐसा जाना चाहिए था, ऐसी आ गई, ऐसी ऐसी आ गई। प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक गई यहां पर। अब अविलंब की ओर झुक गई यहां पर प्रकाश की किरण, ठीक है। अब इसको यहां से यहां पर आ गई प्रकाश की किरण। अब यहां पर प्रकाश की किरण क्या कहता है, प्रकाश के नियम कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है, लीजिए इसको सीधी रेखाओं में इस प्रकार से हम गमन करेंगे।
तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधी नहीं जाती, तो उसका इधर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर, क्योंकि अभिलंब तो आपका ये है, तो देखो इससे ये बिल्कुल दूर हट रही है, तो यहां से ये दूर हट गई, तो इसको हम बोलेंगे क्या, निकल रही है, इसलिए हम इसे बोलेंगे निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण, ये है आपकी निर्गत किरण। और अगर हम इसको पीछे की तरफ हटाएंगे इस प्रकार से, तो यहां पर इस प्रकार से हमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी और वहां पर आपका बनेगा एक कोण, जिसे हम बोलेंगे क्या, डेल्टा, यानी कि ये यहां पर इसका विचलन कोण होगा। चीजें आपको समझ में आई, एक बार समझते हैं दोबारा। प्रकाश की किरण गई तो क्या हुआ, ये इसको सीधा रेखा में ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं गई, ये इस प्रकार से इधर विचलित हो गई। अब इसको सीधा ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर इस प्रकार से दूर हट गई, किससे, इस अभिलंब से, अभिलंब से दूर हट गई। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि कैसा कहाँ पर क्या चीज होती है। तो आप ऐसा करिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो जो मैंने यहाँ पर किया गया है। इस चित्र में आप देखते जाइए, साथ ही साथ लिखते जाएं, क्योंकि आप देख देख के लिखेंगे कौन सा चित्र में कौन सी किरण आ रही है, कौन सी जा रही है। और यहाँ पर मैंने जो डेल्टा लिखा हुआ है ना, इस डेल्टा की जगह पे आप कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई कई सारी बुक्स में आपको कैपिटल डी दिया गया है। ठीक है, तो ये कैपिटल डी है, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम जानते हैं कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। हमने अभी अपवर्तन के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कांच के श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, कि जब इस प्रिज्म पर, कांच के प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की पुंज पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये अपवर्तन के पश्चात, है ना, हम उसको अपवर्तन का शब्द हटा दे रहे हैं, यानी कि जब ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, तो इस पे जब ये निर्गत होंगी, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, यानी कि 7 वर्ड इसके अलग अलग दिख जाएंगे, है ना। आपने वो देखा होगा इंद्रधनुष को, तो उसमें भी 7 रंग होते हैं। वैसे ही जब ये प्रकाश की किरण जब इससे निकलेगी तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। अब श्वेत प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश पुंज, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे हम श्वेत प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि एक किरण रेखा जिसमें बहुत सारी पुंज होती है। अभी कांच का प्रिज्म है, अब ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बे जा नी हा पी ना और ला, इन नंबरों से आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे आपका इंग्लिश का जो वर्ड्स है उसमें दिया गया है बिबग्योर, उसमें आप इंग्लिश के ट्रांसलेटर को जान सकते हैं, और हिंदी वाले को आप मैं बता रहा हूं। देखो बै से है बैंगनी, ओके, जा से है जामुनी, नी से है नीला, हा से है हरा, पी से है पीला, और ना से है नारंगी, और ला से है लाल। तो इस प्रकार से बेजानी हपी नाला, इनको आप क्रम में याद रख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है। ये था आपके श्वेत प्रकाश पुंज से प्रकाश का विक्षेपण। यानी कि अगर वो कहे कि प्रकाश का विक्षेपण, वर्ड विक्षेपण बताइए, अब वर्ड किसे कहते हैं, तो ये जो 7 रंग होते हैं ना, ये अलग अलग जाके विभक्त हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कि एक प्रकाश की किरण जो है वो विक्षेपण के बाद अलग अलग वर्णों में विभाजित हो गई, यानी अलग अलग वर्ण हो गए उसके, यानी 7 रंगों में विभक्त हो गई, उन्हीं को हम कहेंगे कि वर्ण विक्षेपण। राइट नाउ श्वेत प्रकाश को मैंने बता दिया है, तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन का स्पेक्ट्रम के ज्ञात करने का इन्होंने क्या प्रयोग किया, कि इन्होंने देखो सबसे पहले प्रयोग ये किया था कि प्रिज्म को उपयोग किया था, यानी कि स्पेक्ट्रम जानने का, और ज़्यादा स्पेक्ट्रम इन्होंने जानने की कोशिश की कि जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें और सारे कई स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी कि और कोई वर्ण होता है, यानी कि कोई दूसरा और कलर होता है, यानी कि रंग होता है, समझ में आ गया ना, बहुत सारे, यानी कि रंग कह लो रंग, तो कोई और रंग होता है। तो उन्होंने क्या किया, 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म को सीधा रखा और एक प्रिज्म को उल्टा रखा। तो जब प्रकाश इसमें से होकर गुजरा, तो देखो इसमें ऊपर लिखा है आर, नीचे लिखा है वी। आर का मतलब होता है रेड यानी कि लाल, बी फॉर वायलेट यानी कि बैंगनी। तो जो रेड कलर है वो कम विक्षेपित हो रहा है, यानी कम झुकाव हो रहा है, कम उसका झुकाव हो रहा है, और जो वायलेट यानी कि बैंगनी है उसका झुकाव ज्यादा हो रहा है।
और यहाँ पर देखो ये बैंगनी है, इसका झुकाव ज़्यादा हो रहा है और लाल वाले का कम हो रहा है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण गई थी कौन सी, श्वेत प्रकाश, तो वहाँ पर भी वह यहाँ से तो देखो ये वर्णों में विभाजित हुई, लेकिन इसमें जब ये निकली तो वह श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गई। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष इसमें ये निकला कि जो प्रकाश की किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। उन्होंने दूसरा और रंग जानने की कोशिश की, लेकिन कोई दूसरा रंग नहीं निकला, वह श्वेत प्रकाश में ही परिवर्तित हो गई। इससे निष्कर्ष ये निकल के आया कि सूर्य में सिर्फ 7 रंग होते हैं। अच्छा, तो हर एक रंग ये 7 रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है, तो देखो श्वेत प्रकाश तो आती है, तो उसके बाद जो वर्ण होते हैं यानी कलर होते हैं वो अपने अपने एंगल पे झुक जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वायलेट झुकता है और उससे कम झुकता है लाल, बाकी तो अब सब जो है वो इन दोनों के बीच में होते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू होता है बैंगनी से और लाल यानी कि रेड माध्यम होता है, तो सबसे कम झुकता है लाल और सबसे ज्यादा बैंगनी, और इसके बीच में आ जाते हैं सारे कलर्स। ठीक है, तो ये था सर आइजैक न्यूटन का सिद्धांत या फिर प्रयोग जो आपने इसमें जाना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारे चारों तरफ बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, यानी कुछ हमारे भौतिक कारणों के, मानव कारणों के द्वारा होती हैं और कुछ प्राकृतिक कारणों के द्वारा होती हैं। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना और इंद्रधनुष का दिखाई देना, बारिश होना, गरजना, बादलों का गरजना, ये सभी जो हैं वो प्राकृतिक घटनाएं हैं। अगर हम बात करें उसमें एक घटना है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसा कि मैंने इस पर लिख रखा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो देखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, तो ये है आपका माध्यम N1 और ये है माध्यम आपका N2। जो N1 है वो आपका है विरल माध्यम, ठीक, विरल, और ये वाला जो है वो है आपका सघन माध्यम। ठीक, यानी कि ये जो है वो इसमें मान लो कि वाटर भरा हुआ है, ठीक है, पानी इसमें भरा हुआ है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये प्रवेश करती है तो क्या होता है कि यहां पर इसका अपवर्तन ना होके, ये अपवर्तन के पश्चात इसका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, ये विरल माध्यम में नहीं जाती, ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में गई और वहां पर उसका परावर्तन हो गया। अच्छा, जब परावर्तन होता है तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक का मतलब होता है अंदर ही इसका परावर्तन हो गया, दूसरे वाले में नहीं, अपनी अंदर इसने परावर्तन कर लिया। यानी प्रकाश की किरण यहां पर गई और यहां पर इसका परावर्तन हो गया। ठीक है, अच्छा, एक कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन एक ये बनती है कि जब ये प्रकाश की किरण या तो ये इस प्रकार से यहां तक जा सकती है, या तो ये ऐसी जा सकती है, या फिर इतनी यहां पर इतनी तक मुड़ सकती है, जितना भी मुड़े उतना। तो ये जो प्रकाश की किरण जो आपतन कोण होगा इसका, ये आई, यहां पर ये इसके बाद में जो इसका विरल माध्यम में कोण बनेगा, ये आर जो बन रहा है ना यहां पर, यानी कि अपवर्तित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण है तो उसमें उसका परावर्तन हुआ है, तो इसका कोण जो है वो या तो 90 अंश का हो या फिर 90 अंश से अधिक हो, तो उस कंडीशन में ये आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आपतन कोण यानी कि आपतित किरण जो है उसका कोण और जो अपवर्तित किरण हुई है उससे बना जो कोण है वो तो या तो 90 अंश का हो या 90 अंश से अधिक हो, तब उस कंडीशन में वहां पर आपका क्रांतिक कोण होता है। अब हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी 2 कंडीशंस होती हैं। तो इसकी 2 कंडीशंस क्या होती हैं, पहली कंडीशन ये है कि जो आपतित किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, यानी कि ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के मान की तरफ गमन कर रही हो। तो देखो ये सघन माध्यम से किधर जा रही है, विरल माध्यम की तरफ, सघन माध्यम से किधर जा रही है, ये विरल माध्यम की तरफ जा रही है, इस साइड पे। तो पहली कंडीशन ये है कि ये कम अपवर्तनांक, ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की ओर गमन करती हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां पर इसका ये जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है ना आपका, ये वाला, ये किसका, यानी क्रांतिक कोण, तो यहां पर जो आपतित किरण है इसका इस क्रांतिक कोण से मान जो है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कोण का मान है इसके वो आपका अधिक है। ठीक है, ये 2 हैं इसकी कंडीशंस, अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर लें। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे लिए उत्साहवर्धन
बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।